बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं साथ में, जिनकी ये कंप्लेन रहती है कि उनको समझा दो चीज़ें तो वो सब समझ जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं, लेकिन जब आंसर लिखने की टाइम आता है ना, तब वो लिख नहीं पाते हैं। वो जो समझ लेते हैं वो लिख के प्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं। एंड ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, एंड इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इसे हम ओवरकम करें। जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को। दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। मेरा नाम अदिति ओझा है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग समझ ही गए हैं कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक छोटा सा मैं तुम्हें कमेंट का पिक्चर दिखाऊंगी जहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत रिसेंटली मुझसे पूछा है कि मैम आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो सोली ये वीडियो तुम ही लोगों के लिए है, ओके। एंड अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिन्हें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। क्लियर एवरीवन? आगे मूव करते हैं एंड डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि क्यों होती है ये प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत से स्टूडेंट्स को होती है, एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो लिख भी लेते हैं, मतलब समझ भी जाते हैं और उसे एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, लेकिन everyone is not perfect. You have to remember that. First of all अपने आप को बोलो कि it is a very common problem, इसे सीरियस बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 ये काम तुम्हें सबसे पहले करना है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, जब भी तुम चीजों को पढ़ो तो तुम एक नोट्स बनाते हुए चलो साथ में, ठीक है। जैसे मैं बहुत बार पढ़ाती हूँ ना, तो मैं अंडरलाइन करती हूँ, सर्कल करती हूँ, तो वैसे ही तुम अपने नोट्स में भी किया करो, अपने बुक में भी किया करो, जिससे कुछ वर्ड्स तुम्हारे ध्यान में रहेंगे। ओके। ऑल्सो सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा कि ये एग्जाम क्यों होता है। एग्जाम में बेसिकली देखा जाता है कि तुम जो समझ रहे हो, क्या तुम उसे प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं। ओके। एग्जाम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आंसर राइटिंग हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सच्ची बताऊं ना, तो मैं भी नहीं किया करती थी, लेकिन मैं नोट्स बहुत बनाती थी। जब भी मैं पढ़ती थी, चाहे डिटेल वीडियोस देखूं, तो भी मैं पढ़ने के बाद फिर बुक में अंडरलाइन करती थी, सर्कल्स किया करती थी, फिर नोट्स बनाती थी, तो मैं डिटेल नोट्स बनाती थी। रिविजन के टाइम पे मैं नोट्स को बहुत ज्यादा देखा करती थी। तो भले ही मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी, पर अपने नोट्स को बहुत ज्यादा देखती थी, तो जो वर्ड्स थे वो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली याद रह गए, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो मेरे दिमाग में रह गया, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो सबसे पहले रीडिंग इनफ नहीं होती है। रीडिंग के साथ साथ तुम्हें अपने बुक में कुछ अंडरलाइंस करो, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को, एंड आंसर राइटिंग की कुछ प्रैक्टिसेस करो। नोट्स बनाओगे ना, तो उससे भी तुम्हारी आंसर राइटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, मेरा सजेशन पूछो तो। दूसरा क्या होता है ना, हम अपने आंसर्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है ना, कुछ लोगों की हैंड राइटिंग बहुत खराब होती है। तो टीचर्स का डिमांड क्या है, बोर्ड एग्जाम्स में अगर तुम जाने वाले हो, तो तुम्हारी टीचर्स क्या डिमांड करेंगी, तुम्हारा हैंडराइटिंग जैसा भी हो, कम से कम वर्ड्स पूरा लिखो, आधा आधा वर्ड्स मत लिखो। जैसे एस आधा लिख दिया, फिर वर्ड को पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो टीचर्स वही वही इसीलिए मार्क्स काटती है, तो वो तुम्हें नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में जब भी तुम लिखो, तो एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स तुमसे टीचर्स डिमांड करती है कि तुम जो भी आंसर लिखो उसे बस क्वेश्चन है तो 10-20 पेजेस ऐसे ही मत लिख दो। एक हेडिंग दो, बुलेट पॉइंट्स दो, कुछ डायग्राम्स बनाओ, अपने जो भी तुमने अंडरस्टैंडिंग की है उसे अच्छे से क्लियरली प्रेजेंट करो, बहुत ज्यादा काटो मत, राइट। सो ये कुछ प्रेजेंटेशन के ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, वो तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। ओके। तीसरी चीज क्या होती है, हम जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आंसर राइटिंग में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या होता है ना, कि कभी कभार हम चीजें समझ लेते हैं एंड उसे सिंपल वर्ड्स में लिख देते हैं, दैट इज नॉट अ थिंग। प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जब हम आंसर में कीवर्ड्स नहीं लाते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, एक बहुत माइनर सा एग्जाम्पल ले, तो जब मैं बोलती हूँ कि डिफाइन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम क्या देखते हैं, प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एक्सेट्रा, राइट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कुछ कीवर्ड्स ला रही हूँ, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो एक सिंपल वर्ड्स में ही मैं चीजें बोल रही हूँ, तुम आराम से समझ जा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आंसर में रहने से तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, राइट। एंड उसे अंडरलाइन करना होता है, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके वजह से तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है। एंड तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कोई आंसर में कैसे, मतलब कौन से कीवर्ड्स हैं, तो उसके लिए तुम नोट्स बनाओ। वीडियोस अगर तुम मेरे देखते हो तो तुम देखते होगे कि मैं बार बार बताती हूँ कि ये कीवर्ड है, ये अंडरलाइन करो, इसे अपने नोट्स में इंक्लूड करो, मैं बहुत अच्छे से बताती भी हूँ। ऑल्सो
मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम कोई रेफरेंस बुक पे मत जाओ। मेरा सजेशन पर्सनली यही है कि तुम रेफरेंस बुक पे मत जाओ, क्योंकि अगर तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो एवरीथिंग, जो भी क्वेश्चंस होंगे सब तुम्हारे एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो कहीं और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जो भी एनसीईआरटी के डेफिनेशंस है, वर्ड्स है, तुम उन्हें अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो, राइट। एंड अगर एनसीईआरटी के लाइंस के पढ़ने के बाद तुम खुद के वर्ड्स बना सकते हो ऐसे अच्छे खासे, तो दैट विल बी ऑल्सो बेस्ट। बट बेस्ट क्या है, एनसीईआरटी वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। जैसे मैं बताऊं तो मैं अपने वीडियोस में अक्सर लाइन बाय लाइन सब कुछ समझाती हूँ एनसीईआरटी के बुक से ही, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो सोशियोलॉजी हो। उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को, अब जैसे मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या कर सकते हो तुम, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करो, अपने नोट्स बनाओ। तो इससे क्या होगा ना, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, ये पूरी की पूरी स्टोरी तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगी, तो अब तुम भूल नहीं पाओगे चीजों को, राइट। तो ये चीजें होती है जो तुम्हें ध्यान में रखनी होती है। चौथा क्या है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जैसे मैं अपना बोर्ड एग्जाम देने गई थी, तो मुझे अभी भी याद है कुछ लड़कियां रोने लग गई थी बिकॉज उनका पेपर खत्म नहीं हो पाया था। बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने सैंपल पेपर वीडियोस वैसे तो बना रखी है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की। मैंने डिटेल में बताया कि कहाँ से, कौन से सेक्शन से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे तुम्हें टाइम मैनेज करना चाहिए, एंड कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे तो अगर तुम उन वीडियोस को जाके देखते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग के बारे में पता चलेगा कि कैसे तुम्हें आंसर को प्रेजेंट करना है और कैसे क्वेश्चन पेपर को डील करना है। दैट इज एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। बट कमिंग बैक हियर वंस अगेन, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए टीचर्स जनरली सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें मॉक टेस्ट देने चाहिए। जैसे एग्जाम है तो उससे पहले ही तुम 3 आवर का टाइमर लगा लो एंड लिखने की कोशिश करो। अपने आप को धीरे, मतलब फर्स्ट टाइम अगर प्रैक्टिस करो तो 3 आवर का प्रैक्टिस करो, उसके बाद 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा, मतलब अपने टाइम को कम करो, राइट। 1.5 घंटा तो नहीं, बट 3 आवर्स से तुम 2 आवर्स 40 मिनट्स तक आ जाओ, 2 आवर्स 30 मिनट्स तक आ जाओ, ताकि तुम्हें जो लास्ट 30 मिनट्स मिले तो उसमें तुम रिविजन कर सको, देख सको, अंडरलाइनिंग कर सको, प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सको। तो ये टीचर्स का जनरल सजेशन होता है। तो ये चीजें तुम कुछ फॉलो कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ना सिर्फ आंसर राइटिंग बेटर होगा, पर साथ में तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट भी इफेक्ट करेगा। टाइम बाउंडेशन में अपने आप को रखो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ताकि तुम एक फ्लो में आ जाओ, राइट। पांचवी चीज हम क्या कर देते हैं ना, कि जिसकी वजह से हम आंसर राइटिंग में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम रिविजन नहीं करते हैं। जैसे आजकल के तो कुछ मैं ये स्पेसिफिकली मैं तुम्हें मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर आजकल के ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम आने के पहले ही वो देखेंगे। तो रिविजन इज अ डिफरेंट थिंग फॉर देम। लेकिन अगर मैं बताऊं, सो सबसे पहले क्या करना होता है ना कि एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन बाय लाइन चीजों को समझ लो। तो एक बार तुम्हें स्टोरी समझ में आ गई, अब स्टोरी समझ में आ गई तो उसके बाद फिर कुछ कीवर्ड्स को याद रखने के लिए रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से टॉपर्स बोलेंगे, चाहे तुम यूपीएससी के टॉपर्स देख लो चाहे तुम बोर्ड एग्जाम के टॉपर्स को देख लो, वो बोलते हैं कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स को याद रखने के लिए, हमारे कुछ की पॉइंट्स को याद रखने के लिए, और होता है ना, एक साइकोलॉजी में बताती हूँ तुम्हें, कुछ की पॉइंट्स को याद रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू डू और यू शुड डू रेगुलर रिविजन्स। अब मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, साइकोलॉजिकल है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हम कुछ चीजें हमारे दिमाग में जाती हैं फॉर सम सेकेंड्स और सम टाइम, ओके। जैसे मैं आज तुम्हें ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में अभी तुम थोड़ी देर सोचोगे, फिर कल अगर तुम इस वीडियो को समझने के बाद इस चीज पे काम नहीं करो, जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ उस पर काम नहीं करोगे, तो अगले दिन तुम इस इन्फॉर्मेशन को भूल जाओगे, राइट। तो ऐसा ही होता है तुम्हारे एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स तुम पढ़ते हो। आज तुम चैप्टर पढ़ोगे, कल या घर जाके तुम रिवाइज नहीं करोगे, कल भी रिवाइज नहीं करोगे, तो धीरे धीरे मेमोरी को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा, राइट। सो ये चीजें बेसिक है जो होती है, साइकोलॉजिकल है। सो इसीलिए रिविजन जो है ये टीचर्स के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि तुम जो भी पढ़ते हो उसे रिवाइज करते रहो कॉन्स्टेंटली। क्लियर एवरीवन? फाइनल मैसेज यही है कि ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो बस छोटी सी चीजें हमें करनी है, जैसे कि तुम्हें सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, अपने आप को टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, अपनी राइटिंग को साफ सुथरी रखनी है, एंड प्रेजेंटेशन को प्रॉपर रखना है, बुलेटिन्स वगैरह, ये सारी पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। क्लियर? इतना समझ गए हो तो
आई कैन एक्सपेक्ट, अब तुम अगर देखो, ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, राइट, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता दिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे तुमने मेरा गाइडेंस मांगा था मैंने दे दिया। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस बात को जो भी मैंने बताया उससे फॉलो करना है। जब तक तुम लोग फॉलो नहीं करोगे तुम्हारा आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे होगा, राइट। अगर तुम इन सभी चीजों को जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया उसे फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी। एंड मैंने जैसे बताया कि मेरे स्टूडेंट का कम मार्क्स आ रहा है जस्ट बिकॉज वो आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा है। सो आई कैन टेल यू दैट आई कैन अश्योर यू कि अब तुम्हारे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम्हें ये बात को सुनना है और उसे फॉलो करना है ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर एवरीवन? वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम इट वाज रियली हेल्पफुल। ऑल्सो लिखो कि मैम आई एम गोइंग टू फॉलो the suggestions which you have given in this video. Okay, so till then take care, मिलते हैं next videos में, bye.